हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 11 कॉमर्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि है अकाउंट्स। और जैसा कि किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी होता है कि हम उसके सिलेबस को समझ लें। तो ये आपके सामने हमारे क्लास 11 अकाउंट्स का सिलेबस है, जो कि आप देख सकते हैं 2 भागों में डिवाइड है, वित्तीय लेखांकन भाग 1 और वित्तीय लेखांकन भाग 2। पहले भाग में हमारे 4 यूनिट है और दूसरे भाग में 2 यूनिट है। तो हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे अपने पहले भाग के पहले यूनिट से, जिसमें कि हमें 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं। और पहला चैप्टर है हमारा लेखांकन एक परिचय। तो अब सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग को डिटेल में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस चैप्टर में हमारे 5 टॉपिक्स दिए हैं हमारे सिलेबस में, जो कि पहला है लेखांकन का अर्थ, दूसरा है लेखांकन एक सूचना के स्रोत के रूप में क्या है, उसके उद्देश्य, लेखांकन की भूमिकाएं और लेखांकन की कुछ आधारभूत पारिभाषिक शब्दों को भी हमें समझना है। तो इन पांचों टॉपिक को हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग डिटेल में तो समझेंगे ही, साथ में इनसे रिलेटेड कुछ और चीज़ों को भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग जल्दी से अपने वीडियो को बिना देर के हुए शुरू करते हैं और समझते हैं कि लेखांकन का अर्थ क्या होता है, यानी कि लेखांकन कहते किसे हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग सिंपल शब्दों में समझें कि लेखांकन क्या है, तो लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो अगर इसको हम लोग सबसे पहले एक एग्जांपल समझे तो ज़्यादा हम लोग को समझ में आएगा। तो जैसे देखिए, अगर किसी व्यक्ति को वकील बनना है, ठीक है, तो उसे क्या करना होगा, उसे कानूनी पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, यानी कि उसे लॉ की पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब उस लॉ की पढ़ाई करते टाइम वो जिस भी बुक का प्रयोग करेगा, उस बुक में जो भाषा लिखी होगी उसे क्या हम लोग बोलते हैं, कानूनी भाषा बोलते हैं। यानी कि कानून की भाषा को, यानी कि कानून के क्रियाकलापों को समझने के लिए उसे जिस भाषा की पढ़ाई करनी पड़ेगी वो होगी कानूनी भाषा। उसी तरीके से जो व्यवसाय हमारा होता है, उसमें जो भी क्रियाकलाप होते हैं, जो भी दिन प्रतिदिन के लेन देन क्रियाकलाप व्यवहार होते हैं, उन सभी को समझने के लिए जिस भाषा का हम लोग प्रयोग करते हैं उसे हम लोग लेखांकन कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल शब्दों में था कि व्यवसाय के क्रियाकलापों को समझने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग व्यवसाय की भाषा यानी कि लेखांकन कहते हैं। तो ये सिंपल शब्दों में सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए था, इसे आप अपने एग्ज़ाम में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में हम लोग क्या लिखेंगे तो उसे देख लेते हैं। तो लेखांकन एक्चुअल में क्या होता है, तो लेखांकन एक ऐसी विधि है जिसमें वित्तीय प्रकार के सौदों एवं घटनाओं को रिकॉर्ड करके उन्हें वर्गीकृत तथा सारांशित करके उनसे प्राप्त परिणामों को उनके उपयोगकर्ताओं तक संप्रेषित किया जाता है। अब ये जो मीनिंग है ये आपको ऐसे तुरंत में नहीं समझ में आने वाली। अगर इसको हम लोग इसके एक एक वर्ड को अलग से समझे, एक स्टेप वाइज समझे, तो हमें समझ में आ जाएगा कि आखिर में लेखांकन है क्या। तो जैसे इसमें मेन जो वर्ड्स हैं आप देख सकते हैं कि इसमें है कि ये वित्तीय प्रकार के सौदे एवं घटनाएं, ठीक है, इन्हें रिकॉर्ड किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है, सारांशित किया जाता है और उनसे परिणाम प्राप्त किए जाते हैं और उन परिणामों को उनके उपयोगकर्ताओं तक संप्रेषित किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप इस चीज़ को एक एक करके समझें तो आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले इसमें सौदों एवं घटनाओं को रिकॉर्ड करने की बात की है, लेकिन इससे भी पहले क्या बोला है, वित्तीय प्रकार की, यानी कि सबसे पहले हमें ये पहचानना होगा कि जो सौदे एवं घटनाएं हैं वो वित्तीय प्रकार के हैं या नहीं। अब क्योंकि देखिए व्यवसाय का काम क्या होता है कि वो रुपयों में लेन देन करती है, ठीक है, तो हमें उन सौदों एवं घटनाओं को पहचानना पड़ेगा जिनकी प्रकृति वित्तीय हो, यानी कि जिनका हम लोग मूल्यांकन पैसे के रूप में कर सके। जैसे अगर कोई व्यक्ति कोई बिजनेस में अगर सामान खरीदा जा रहा है, ठीक है, माल खरीदा जा रहा है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं कि हाँ 10,000 का माल खरीदा गया, तो इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि जो बिज़नेस है उसमें एम्प्लॉयज़ की नियुक्ति की जा रही है, ठीक है, यानी कि एम्प्लॉयज़ को नियुक्त किया जा रहा है, तो इसका हम लोग जो है पैसे में वैल्यू नहीं कर सकते। ठीक है, इसका मेज़रमेंट जो है वो मनी में नहीं किया जा सकता इस घटना का, तो इसलिए इसका रिकॉर्ड हम लोग नहीं करेंगे अपने लेखांकन के अंतर्गत। ठीक है, तो यही चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी कि हमें सबसे पहले ये पहचानना पड़ेगा कि हमें किन सौदों एवं घटनाओं को अपने यहाँ लेखा में उनको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है कि वित्तीय प्रकार के सौदों की हम लोग पहचान करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उन सौदों एवं घटनाओं को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, ये दो चीज़ें हो गई।
अब रिकॉर्ड करने के बाद क्या किया जाएगा, उन्हें वर्गीकृत किया जाएगा। वर्गीकृत मतलब अब क्योंकि जो व्यवसाय है उसमें जो भी लेन देन सौदे होंगे वो बहुत ही बड़ी मात्रा में होते हैं मेनली, उन्हें एक के बाद एक अगर हम लोग रिकॉर्ड करते हैं और एक एग्जैक्ट टाइम पे हमें किसी विशेष लेन देन से संबंधित कोई सूचना चाहिए तो उन्हें ढूंढने में हमें क्या होगी, बहुत ही दिक्कत होगी। इसी वजह से क्या किया जाता है कि उन्हें हम लोग वर्गीकृत कर देते हैं, यानी कि हर लेन देन से संबंधित एक अलग बुक या एक अलग अकाउंट बना लेते हैं। ठीक, अब उन्हें वर्गीकृत करने के बाद क्या होता है कि उन्हें सारांशित किया जाता है, यानी कि एक तरीके से उन्हें एक समरी का रूप प्रदान किया जाता है, जिससे कि हमें बहुत ही कम टाइम में एक निश्चित सूचना प्राप्त हो जाती है। अब सारांशित करने के बाद क्या होता है कि उनसे हम लोग एक निश्चित परिणाम प्राप्त करते हैं। अब परिणाम क्या हो सकता है व्यापार का, तो परिणाम में आप ये जान सकते हैं कि आपके बिज़नेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, आपके बिज़नेस की इस टाइम की वित्तीय स्थिति क्या है, कहीं बिज़नेस घाटे में तो नहीं ना है, या फिर बिज़नेस कितने प्रॉफिट में, ये सारी चीज़ें जो हैं वो परिणाम के अंतर्गत आती हैं। और लास्ट में जो परिणाम प्राप्त होता है हमें, उन्हें हम लोग क्या करते हैं, जो भी बिज़नेस से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट पर्सन्स हैं जिन्हें ये जानकारी देना आवश्यक है कि हमारा बिज़नेस प्रॉफिट में है या लॉस में, तो उन्हें हम लोग क्या करते हैं, उन परिणामों से संबंधित जो सूचनाएं हैं उन्हें संप्रेषित करने का मतलब कि उन्हें बताया जाता है, उन्हें भेजा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लेखांकन के अंतर्गत होती है। अब इन्हें अगर हम लोग एक स्टेप वाइज समझें तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा सौदों एवं घटनाओं की पहचान करना। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सौदे एवं घटनाओं की पहचान करेंगे कि ये सौदे एवं घटनाएं वित्तीय प्रकृति के हैं या नहीं, या फिर सबसे पहले तो हम ये पहचान करेंगे कि जो भी सौदे एवं घटनाएं हैं वो हमारे व्यवसाय से संबंधित है या नहीं। जब वो व्यवसाय से संबंधित होगी तभी हम उनका रिकॉर्ड करेंगे, और वो भी तब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे जब वो वित्तीय प्रकृति की होंगी, यानी कि उन सौदे एवं घटनाओं का मेजरमेंट जो है अगर हम लोग मनी में कर सकते हैं तभी हम उन सौदों एवं घटनाओं को आगे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कार्य क्या करेंगे कि अपने सौदों एवं घटनाओं को पहचानेंगे। फिर दूसरा काम होता है रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले जो हम लोग बुक यूज़ करते हैं वो हम मेन जो यहाँ पे बुक्स हैं उनकी बात हम यहाँ पे करेंगे। बाकी आगे तो हम लोग जब डिटेल में समझेंगे तो वहाँ पे और सारी जानकारी भी हम लोग को मिलेगी। यहाँ पे फ़िलहाल रिकॉर्ड हम लोग जो मेनली पहला रिकॉर्डिंग जो करते हैं, जो भी सौदे एवं घटनाएं होती हैं उन्हें हम लोग सबसे पहले कहाँ लिखते हैं, जर्नल में। जर्नल नाम की एक बुक होती है जिसमें कि हमारे व्यापार के जितने भी दिन प्रतिदिन के लेन देन, जितने भी सौदे होते हैं उन सौदों को एक के बाद एक करके उनके क्रम के अनुसार लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली जितनी भी सौदे घटनाएं होती हैं उनको एक लाइन से रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद तीसरा काम क्या होता है लेखांकन के अंतर्गत, कि उन्हें वर्गीकृत करते हैं, यानी कि हर सौदे से संबंधित एक हम लोग अलग अकाउंट बनाते हैं ताकि एक सौदे से संबंधित सूचना जो है वो हमें एक जगह पे प्राप्त हो सके। तो ये काम करने के लिए हम लोग जिस बुक का प्रयोग करते हैं उसे बोलते हैं खाता बही। इंग्लिश में इसे हम लोग बोलेंगे लेज़र। ठीक है, तो लेज़र को बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, चौथा काम हमारा है सारांश तैयार करना, यानी कि एक समरी रूप प्रदान करना। तो समरी बनाने के लिए हम लोग बनाते हैं तलपट, यानी कि ट्रायल बैलेंस इसे हम लोग बोलते हैं। तो ट्रायल बैलेंस जब हम लोग तैयार करते हैं तो ट्रायल बैलेंस से हमें बहुत ही छोटे रूप में जो भी व्यवसाय के लेन देन एवं सौदे हैं उनकी बहुत ही अच्छी स्थिति हम लोग को समझ में आती है कि हमारे जो भी व्यापार के सौदे हैं उनकी इस टाइम करंट में स्थिति क्या है। ठीक है, फिर पांचवा काम होता है परिणाम निकालना। तो परिणाम निकालने का मतलब क्या हुआ कि हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, हमारी बिजनेस की वित्तीय स्थिति क्या है, इसके लिए हम लोग तैयार करते हैं अंतिम खाते जिसे कि हम लोग बोलते हैं फाइनल अकाउंट। और इसके आधार पर हम लोग अपने व्यापार की शुद्ध लाभ हानि और वित्तीय स्थिति का ज्ञान प्राप्त करते हैं। लास्ट काम होता है लेखांकन एवं सूचना का संप्रेषण, यानी कि जो भी हमारा परिणाम निकला है उसे हम लोग क्या करते हैं, जो भी व्यक्ति हैं, जो व्यवसाय से संबंधित इम्पॉर्टेंट पर्सन्स हैं जिन्हें इन सूचना को भेजना आवश्यक है, उन्हें क्या करते हैं, उन सूचनाओं को यानी कि इन परिणामों को भेजते हैं कि हमारे व्यापार की स्थिति ये है। ठीक, तो ये है हमारा लेखांकन का स्टेप, यानी कि अगर आपको लेखांकन के ये अर्थ को समझना है तो अगर आपने इन 6 स्टेप्स को अच्छे से समझ लिया कि इन 6 स्टेप में हम लोग क्या क्या करते हैं, तो आपने लेखांकन के अर्थ को अच्छे से समझ लिया, क्योंकि ये 6 स्टेप का मतलब ही है लेखांकन करना। अब यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली चीज़ ये है कि देखिए ये टोटल 6 स्टेप हमारे लेखांकन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इन 6 में से जो पहले के 4 स्टेप हैं यानी कि 1, 2, 3 और ये 4,
ये जो चारों स्टेप है ये हमारे आते हैं पुस्त पालन के अंतर्गत। यानी कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ इन चारों काम को कर रहा है, यानी कि पहले सौदों एवं घटनाओं की पहचान करके उनको जर्नल में लेखा करके फिर खाता बही में उन्हें ट्रांसफ़र करके और लास्ट में तलपट तैयार कर रहा है, उसके अलावा उसका और कोई काम नहीं है, तो ये चारों काम अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो हम लोग कहेंगे कि वो पुस्त पालन कर रहा है। हालांकि जो पुस्त पालन है वो लेखांकन का ही एक हिस्सा है, क्योंकि लेखांकन में ये 6 स्टेप आ रहे हैं। लेकिन अगर कोई सिर्फ और सिर्फ ये 4 काम कर रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे कि वो पुस्त पालन कर रहा है, यानी कि बुक कीपिंग कर रहा है। पुस्त पालन को इंग्लिश में हम लोग बुक कीपिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से एक छोटा काम हो गया, मतलब कि एक जूनियर का काम ये हो गया। और अगर कोई व्यक्ति है जो कि इन चारों के साथ साथ लास्ट के 2 काम, यानी कि अंतिम खाते भी बना रहा है, फिर जो उनसे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं उन्हें लोगों तक भी पहुंचा रहा है, तो वो है एक सीनियर का काम। और ये काम जो है वो लेखांकन के अंतर्गत आता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि पुस्त पालन के अंतर्गत ये चारों काम आते हैं। अगर और इनके साथ साथ अगर कोई व्यक्ति ये दोनों काम भी कर रहा है तो हम लोग कहेंगे कि वो लेखांकन कर रहा है। और अगर कोई सिर्फ और सिर्फ ये 4 कार्य कर रहा है तो हम लोग कहेंगे कि वो पुस्त पालन कर रहा है। हालांकि पुस्त पालन जो है वो लेखांकन का ही एक हिस्सा है। अब इसमें एक और चीज़ क्या है कि ये एक तरीके से तो ये हो गया कि हमें क्या क्या करना है। तो हमें ये 6 कार्य करने होते हैं। अब इन 6 कार्य को कैसे किया जाए, यानी कि हमें ये पता है कि हमें खाना बनाना है। इस खाना बनाने की रेसिपी क्या है वो हमें पता चलता है लेखा कर्म के अंतर्गत। यानी कि लेखा कर्म हमें ये बताता है कि इन 6 कार्य को करने की पद्धति क्या है, उसके नियम क्या है, उसके सिद्धांत क्या है। तो ये 3 टॉपिक्स जो है वो एक ही में, हालांकि हमें पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ लेखांकन का अर्थ, बट ये थोड़ी चीज़ें जानना हमारे लिए ज़रूरी है। इसलिए हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि लेखांकन का एक छोटा हिस्सा जो है वो है पुस्तपालन। और पुस्तपालन और लेखांकन इन दोनों ही कार्य को किस प्रकार किया जाए उससे संबंधित जो नियम बताए जाते हैं वो है लेखा कर्म। इस तरीके से अगर आप अर्थ समझना चाहें पुस्तपालन और लेखा कर्म का तो आप देख सकते हैं कि पुस्तपालन क्या है, व्यापारिक व्यवहारों को निश्चित पुस्तकों में निश्चित नियमानुसार लिखने की कला को पुस्तपालन कहते हैं। जबकि लेखा कर्म क्या है, व्यापारिक हिसाब किताब लिखने का क्रमबद्ध ज्ञान, यानी कि किस तरीके से उन्हें एक क्रम में लिखा जाए वो हमें क्या कहलाता है, लेखा कर्म कहलाता है। और लेखांकन क्या होता है ये हम आपको ऊपर ही समझा चुके हैं, ठीक है। तो ये सारा था मेनली हमें पढ़ना था लेखांकन का अर्थ, बट ये सारी चीज़ें हमें समझना आवश्यक था, इसलिए हमने आपको ये सारी चीज़ें भी थोड़ी शॉर्ट में बताई हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर कुछ छोटी चीज़ें हैं जो कि हमें याद रखनी है, जो कि हमारी 1 नंबर क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, तो उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि लिखा है कि लेखांकन की शुरुआत जो है वो सर्वप्रथम 1494 ईस्वी में इटली के वेनिस नगर में लूकस पेसियोली द्वारा डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चरिस नामक पुस्तक से हुई थी। देखिए, इस जो हमारे ये एक इम्पॉर्टेंट मेन पॉइंट था, इसमें आपके 4 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले कि लेखांकन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1494 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी, तो इटली के वेनिस नगर में हुई थी। किसने की थी, तो लूकस पेसियोली ने की थी। और किस बुक में हुई थी, तो डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चर्स नामक बुक में हुई थी। इस बुक में क्या हुई थी, इसका मतलब ये है कि डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चर्स नामक जो पुस्तक थी इसमें हमारे लेखांकन की विधि का वर्णन किया गया था कि हमारे लेखांकन के अंतर्गत कौन कौन सी पुस्तकें होनी चाहिए, उनमें कौन से विधि हम लोग अपनाएंगे उनमें लेखा करने की, ये सारी चीज़ें जो हैं उनका जो वर्णन था वो डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चर्स नामक पुस्तक में था। तो ये जो 4 पॉइंट्स इसमें निकल के आ रहे हैं, इन पे 1 नंबर का क्वेश्चन अधिकतर ही एग्ज़ाम में जो है पूछ लेता है, इसलिए आपको ये जानकारी होना आवश्यक है। एक चीज़ और कि आप इस बात पे कंफ्यूज मत होइएगा कि ये लेखांकन की शुरुआत पूछा है। आपको स्कूल में मतलब एग्ज़ाम में पुस्तपालन की शुरुआत भी पूछ सकता है या लेखा कर्म की शुरुआत भी पूछ सकता है। तो आपको ये समझ में आना बहुत ही ज़रूरी है कि पुस्तपालन, लेखा कर्म और लेखा कर्म ये तीनों चीज़ें, पुस्तपालन, लेखांकन और लेखा कर्म, ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से ही जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे का ही हिस्सा है। तो इन तीनों में से किसी का भी नाम लेकर के अगर पूछे कि इनकी शुरुआत कब, कहाँ और किसने की, किस बुक से की, तो उन तीनों का ही जवाब जो है वो एक यही जवाब होगा कि 1494 में शुरुआत हुई थी इटली के वेनिस नगर में, लूकस पेसियोली ने डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चर्स नामक बुक में की थी, ठीक है। तो ये थे हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आई होप कि आप लोग को लेखांकन का अर्थ
और उससे जुड़ी जो भी चीज़ें जानकारी थी जो हमने आपको बताई वो काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो हमारे यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।